नमस्कार, हुन टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार के बैरागी कैंप मैदान में उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। वहीं कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने 1100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्री और जनप्रतिनिधि साथ में मौजूद भी रहे। इसके अलावा अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए के तहत कुछ लाभार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र भी सौंपे, जो उत्तराखंड में सीएए के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण कदम भी है। मौका है धामी जी की सरकार के 4 साल पूरा होने का, मगर इसके साथ साथ मौका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल भी आज पूरे हो रहे हैं। 9 साल भी आज। अभी अभी मोदी जी आए थे, उत्तराखंड के 25 साल का महोत्सव शुरू कर गए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बताने आया हूं कि एक जमाना था जब ये उत्तराखंड देवभूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही, अलग राज्य, अलग पहचान, उत्तराखंड की संस्कृति, इसको बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा मैदान में उतरे थे। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सहन न हो सके ऐसा दमन हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर किया था। अनेक युवाओं को गोली लगी, उन्होंने बलिदान दिया। रामपुर तिराहा की घटना आज भी उत्तराखंड वासी भूले नहीं। मैं आज आप सबको बताने आया हूं कि उस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता और उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की रचना करने का काम किया था। एक कांग्रेस के सो कॉल्ड विद्वान कह रहे थे, छोटे राज्य कैसे टिकेंगे, इनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसे चलेगी। अटल जी ने 3 छोटे राज्य बनाए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आज तीनों राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए। और आज मैं कहने आया हूं, जब हमारी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, मुझे याद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया था। पहले कार्यक्रम में मैं आया था, तब मैंने कहा था मोदी जी, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारने का काम करेंगे, मोदी जी संवारने। और ये 9 साल उत्तराखंड के विकास के 9 साल हैं। ये 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, आज ही 1132 करोड़ के जन सुखाकारी के अलग अलग कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। आज यहां पर नई न्याय संहिताओं की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हो रहा है। मेरे उत्तराखंड देवभूमि के सभी वकील मित्रों को
मेरा आग्रह है, न्याय प्रणालियों के साथ जुड़े हुए सभी युवाओं को और विशेषकर माताओं बहनों को आग्रह है कि ये प्रदर्शनी जरूर देखिए। मोदी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 150 साल पुराने कानून, जिसको बनाने का उद्देश्य था अंग्रेज सरकार की हुकूमत को लंबा चलाना, वो समाप्त कर हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए न्याय संहिताएं बनाई है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कानून के 2028 में कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराएगा, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी न्याय प्रणाली समाप्त हो जाएगी। अब समय पर न्याय मिलेगा। ये दुनिया के सबसे आधुनिक न्याय संहिताएं हैं और ये दुनिया की सबसे वैज्ञानिक न्याय संहिता है। मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग जरूर इसको देखिएगा। आज यहां पर जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, 1900 युवाओं को पुलिस आरक्षियों का नौकरी मिल गया है। ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हमें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में हमारे पथ प्रदर्शक आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आदरणीय अमित भाई शाह जी की कुशल रणनीति, संगठन कौशल और प्रभावी मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने सभी पुराने मिथक तोड़ते हुए, सभी परिपाटी बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ सेवा करने का अवसर प्रदान किया था। आदरणीय गृह मंत्री जी, ये आपके कुशल सांगठनिक कौशल और अटूट संकल्प शक्ति के बल पर ही आज भारतीय जनता पार्टी न केवल विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बल्कि सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ भारत के कोने कोने में विकास की नई गाथाएं लिख रही है। आपके कुशल नेतृत्व ने प्रत्येक जन मन गण के मन में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, जिससे असंभव से दिखने वाले कार्य भी संभव हो रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में जहां एक और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है, वहीं नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार दिलाया गया है। यह आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज देश में गुलामी की मानसिकता वाले अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता सहित 3 नए कानूनों के माध्यम से न्याय व्यवस्था को भारतीय आत्मा के अनुरूप बनाया गया है, जहां दंड नहीं बल्कि न्याय महत्वपूर्ण है। आदरणीय गृह मंत्री जी, यह आपके दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है कि आज देश में आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियों पर प्रभावी अंकुश लग पाया है। जिन क्षेत्रों में कभी अशांति और भय का माहौल हुआ करता था, आज वो क्षेत्र विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। कश्मीर के जिस लाल चौक पर कभी तिरंगा फहराना भी एक चुनौती माना जाता था, आज वहां पूरे गर्व और सम्मान के साथ भारत का तिरंगा लहरा रहा है। आपके दृढ़ निश्चय के कारण ही आज भारत को नक्सलवाद और आतंकवाद का सफाया करने में निर्णायक विजय प्राप्त होने जा रही है। महोदय, आपके अथक प्रयासों का प्रतिफल है कि आज देश सहकारिता के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है, जिससे करोड़ों किसान, ग्रामीण और छोटे उद्यमों के लिए नए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। आज के इस अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा हमारे पुलिस विभाग में
1900 चयनित आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ ही सीए के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों के आए हमारे शरणार्थी भाई बहनों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी नवनियुक्त होने वाले आरक्षियों को और भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले भाई बहनों को हृदय से बधाई देता हूं। यह आप सभी का सौभाग्य है कि आपको ऐसे महान व्यक्तित्व के कर कमलों से सम्मान प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी मिलकर आज सशक्त और स्वावलंबी भारत के उस स्वप्न को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं जो हमारे महान पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों ने सजोया था। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उसे साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कंडारी ने आगामी बजट सत्र को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सदन में सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं को उठाते हैं और उनसे जुड़े सरकार के सामने सवाल भी रखते हैं। जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर सरकार गंभीरता के साथ काम करती है और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करती है। उन्होंने भरोसा जताया है कि गैरसैंण सत्र में भी इस क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। और देखो, गैरसैंण में पार्टी ने सरकार ने सत्र आयोजित किया और सब लोग गैरसैंण जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो है हमारी सरकार जो है गैरसैंण में सत्र आयोजित करती है और इस बार का जो वित्त सत्र है जो है गैरसैंण में होने जा रहा है। निश्चित तौर पर सभी विधायक अपनी जो है विधानसभा से रिलेटेड जो प्रश्न उनको उठाते हैं और सभी विधायक चाहे सत्ता दल के हो चाहे विपक्षी हो, सभी लोग अपनी विधानसभा के मुद्दों को विधानसभा सत्र में उतारा। महत्वपूर्ण सत्र है विधानसभा का वित्त सत्र। उत्तराखंड का जो वित्त सत्र वहाँ पर होने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। देखिए, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसमें घोषणा की थी और उसमें आप देख लीजिए अब जो गैरसैंण हमारा जो सत्र होने जा रहा है। और मैंने आपसे कहा कि सरकार जो भी निर्णय लेती है बहुत सोच समझ के लेती है। चारधाम यात्रा 2026 से पहले हेली शटल सेवाओं को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां पहुंच गई हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की ओर से हेली सेवाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस वर्ष यात्रा के दौरान करीब 8 से 9 कंपनियां हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित करेंगी। श्रद्धालुओं की सुविधाओं और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हेली टिकटों की बुकिंग IRCTC के सहयोग से आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन की जाएगी। शटल सर्विस को लेके हमारा जो टेंडर है वो अंतिम चरण में, और इसमें जो कंपनीज पार्टिसिपेट करती है वो 9 हेलीपैड्स के लिए करती हैं और इनका नंबर जनरली 8-9 के आसपास रहता है और इन्हीं के द्वारा शटल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इस संबंध में जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वो IRCTC के सहयोग से रन की जाती है और इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो heli-yatra.irctc.co.in है और इसी डोमेन पे हम लोगों की टिकटिंग इशू की जाती है, टिकट्स इशू किए जाते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी ग्रीवांस होती है उसको एड्रेस करने के लिए यूकाडा के स्तर पे भी हमारा एक कंट्रोल रूम और एक ग्रुप उस पर काम करता है। उसके अतिरिक्त IRCTC भी अपना कस्टमर केयर इसमें एक्टिवेटेड रखता है और वहाँ पे भी ऐसी शिकायतों को इमीडिएटली उनका कॉग्निजेंस लिया जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स के, वो भी इस पर लगातार काम करते हैं और ब्लैक मार्केटिंग या साइबर क्राइम की किसी भी संभावनाओं को निराकरण करने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। इस बार भी आगामी जो यात्रा है उसमें हम इसी तरीके के मैकेनिज्म पर काम करेंगे, किसी भी इस तरीके की संभावनाओं के निराकरण के लिए प्रोएक्टिवली काम करेंगे। देहरादून में OBC आरक्षण की विसंगतियों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के OBC प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पंकज पैनोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर OBC समाज की समस्याओं को जल्द समाधान नहीं किया गया तो UKD प्रदेश भर में जन जागरण अभियान और आंदोलन शुरू करेगी।
देखिए, अभी हमने सरकार से ये मांग करी है कि जितने भी स्टेट लेवल के ओबीसी जो यहाँ पे स्टेट का स्टेटस जिनके पास है ओबीसी का, उनको सेंट्रल लिस्ट में घोषित करें। और राजनाथ सिंह ने जिन्हें 2017 के इलेक्शन में प्रतापनगर विधानसभा के अंदर ये घोषणा करी थी कि अगर हमारी 17 में सरकार आती है, तो हम जो है स्टेट ओबीसी को सेंट्रल ओबीसी में शामिल करेंगे। लेकिन आज 10 साल हो गए हैं, 10 साल के अंदर सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। दोनों जगह बीजेपी की सरकार होने के बावजूद जो उत्तराखंड के स्टेट ओबीसी हैं, उनको सेंट्रल लिस्ट में घोषित नहीं करा गया है। यही चीज हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो लोग ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में हैं, जहां ना तो नेटवर्क है, न स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, न शिक्षा की सुविधाएं हैं, बड़ा उच्च शैक्षणिक संस्थान नहीं है, उन लोगों को जो है उस एरिया का सरकार सर्वे करे और उन लोगों को भी ओबीसी में घोषित करे। उत्तराखंड राज्य से के आर्थिक सर्वेक्षण के सकारात्मक आंकड़े हमारे सतत विकास और सुशासन के प्रयासों का परिणाम है। ऐसे राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है। वो कहते हैं कि जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय, एसएसएमई, स्टार्टअप और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति ये दर्शाती है कि उत्तराखंड तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। लेकिन विपक्ष का इन आंकड़ों पर सवाल है। आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य कहां पर खड़ा है और मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़े उत्तराखंड सरकार के लिए नई उमंग और उत्साह जगाने वाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था की ताज़ा तस्वीरें देखने के साथ ही लक्ष्य हासिल करने का रोड मैप भी सामने रखा गया। प्रदेश सर्वेक्षण को विधानसभा के पटल में रखा जाएगा। नियोजन प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि वर्ष 2024-25 में राज्य की जीएसडीपी 3,81,889 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8.2% वृद्धि के साथ ये लगभग 4.13 लाख करोड़ रुपए होने की अनुमानित है। वर्ष 2021-22 में ये 2,54,966 करोड़ थी। हर साल नियोजन विभाग के द्वारा बजट से पूर्व एक आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में हमारी विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कैसे रही है उसको लेकर के कराया जाता है। और जो जीएसडीपी है, नॉमिनल जीएसडीपी, ये 2025 वाले में रहा है 3,81,000 करोड़, 3,81,880 करोड़। पर कैपिटा इनकम, इसको हम तुलना करें 2022 से, तो 2022 में हम 2.54 लाख करोड़ में थे, उसकी तुलना में अभी हम 3.81 लाख करोड़ में पहुंचे हैं। 2022 की तुलना में 2022 में 2.54 लाख करोड़ था, वो अभी 3.81 लाख करोड़ में पहुंचा है। ये अगर हम लोग 2022 वाले फिगर से कंपेयर करें तो 1.5 गुना हो चुका है, 1.5 गुना हो चुका है। सर्वे के अनुसार वर्ष 2024-25 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2,73,921 रुपए हो गए और पहले ये लगाए गए 2,74,064 रुपए के अनुमान से कुछ कम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के कार्यकाल के पहले वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1,94,670 रुपए थी। आने वाले वित्तीय में अब प्रति व्यक्ति आय 2,73,921 रुपए से बढ़ाकर 3,60,000 रुपए होने की उम्मीद है। राज्य की विकास दर वर्ष 2022 में 4.71% पर स्थिर थी। पिछले वर्ष 2025 में विकास दर बढ़कर 7.23% पर आ गई थी। नए अनुमान के अनुसार वर्ष 2026-27 में राज्य की विकास दर 8.2% रह सकती है। ग्रोथ रेट हमारा जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का रहा है 7.23% ग्रोथ रेट। मतलब जो वर्तमान वित्तीय वर्ष 25-26 और ये 24-25 की तुलना। देन मैं केवल मुख्य बातें बता रहा हूँ। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, गरीबी का हमारा जो इंडेक्स है, जो भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड इंडेक्स है, उसमें 2022 में हम 9.7 में थे
अब वो घट करके 6.92 में पहुंच गए हैं। 6.92 मतलब गरीबी में गिरावट आई है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये एक तरह से आपका रोजगार की स्थिति को दर्शाता है। ये 60.1 में थे हम लोग 2022 में, अब हम 64.4 में हैं, मतलब 4.3% का इम्प्रूवमेंट रोजगार के सिनेरियो में हुआ है। इतना ही नहीं, कई मामलों में उत्तराखंड राष्ट्रीय मानक से भी ऊपर है। प्रदेश के पर्यटन सेक्टर में पिछले 2.5 दशक से जबरदस्त बूम आया है। यहाँ पर न सिर्फ होटल होम स्टे बढ़े, लेकिन पर्यटकों की संख्या में 6 गुना का इजाफा हुआ। ढांचागत विकास में मजबूती आई। राज्य गठन के समय उत्तराखंड में होटलों की संख्या जहां 4,803 थी, वो अब बढ़कर 10,509 हो गई है। होम स्टे की संख्या इससे कई अधिक रफ्तार में बढ़ रही है। महज 5 सालों में ये संख्या 3,955 से बढ़कर 6,161 पहुंच गई है, यानी होम स्टे 2 गुना तक बढ़ चुके हैं। गांव-गांव तेजी से होम स्टे बढ़ते जा रहे हैं। इन होम स्टे में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जिनके नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर हमारी आर्थिकी भी मजबूत हुई है और लोगों के प्रति आय भी बढ़ने का काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी योजनाएं चल रही है वो सार्थक साबित हो रही है, उनका लाभ लोगों को मिल रहा है और रोजगार भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम पुष्कर सिंह धामी जी लगातार कर रहे हैं और इस प्रदेश को नई पहचान देने का काम कर रहे हैं, तो ये जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आया ये भी हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा और प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की आय को इसमें जो बढ़ोतरी होने का काम हुआ है ये भी कहीं ना कहीं एक कामयाबी की ओर बढ़ता हुआ कदम है। तो इस प्रदेश के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम किया है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही हर निर्णय और फैसलों को लेने का काम करते हैं। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण हमारा है ये भी कहीं ना कहीं एक बेहतरी के लिए है और जनता के लाभ के लिए। आर्थिक सर्वेक्षण पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशीष पाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार अपनी 4 साल की उपलब्धियों पर ढोल पीटने लगी हुई है और बड़े बड़े आयोजन कर सरकारी मशीनरी से झूठे आंकड़े पेश करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता पढ़ी लिखी है और सरकार की आंकड़ेबाजी को अच्छी तरह समझती है। बिष्ट ने आरोप लगाया कि सरकार चाहे शिशु जन्म मृत्यु दर, शिक्षा, विकास या फिर आय के मामले में राष्ट्रीय औसत से आगे होने का दावा करे, लेकिन धरातल पर विकसित स्थिति कुछ बिल्कुल हटकर है। सरकार अपनी 4 साल की उपलब्धियों का ढोल पीट रही है, बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, सरकारी मशीनरी को झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। और लेकिन उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी है, वो सरकार की आंकड़ेबाजी को अच्छी तरह समझती है। धामी सरकार कह रही है कि राष्ट्रीय औसत से आगे प्रदेश सरकार चल रही है हर मामले में, चाहे वो शिशु जन्म मृत्यु दर हो, चाहे वो बेसिक और माध्यमिक शिक्षा का स्तर हो, चाहे विकास का मामला हो, चाहे कोई भी अन्य मामला हो। लेकिन धरातल पर सरकार के जो आंकड़े हैं वो मेल क्यों नहीं खा रहे हैं वस्तु स्थिति से। तो धामी सरकार के जो ये आंकड़े हैं ये झूठे आंकड़े हैं और धरातल पर जनता सरकार के कामकाज से नाखुश है और अब सरकार को बदलने का मन बना चुकी है। यही वास्तविकता है। मतलब बीजेपी की सरकार का दावा है कि तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और विपक्ष का कहना है कि सरकारी आंकड़े गलत है। तो फिर सही क्या है, यही बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।